सॉन्ग ग्रुप अकाउंट्स लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन 9 है। नाम क्या है जी? हाँ जी, पाइसिस लिमिटेड। अटेम्प्ट विंटर 23 है जी। विंटर 23 जी। पाइसिस लिमिटेड विंटर 23 कैश फ्लो का सवाल है जी, पढ़ लेंगे। जी पढ़ लिए जी। जी क्वेश्चन नंबर 9 पाइसिस लिमिटेड जी। जून 23 ईयर एंड है जी। बैलेंस शीट में देख लें क्या क्या आ रहा है। इक्विटी काउंटेड इन्वेस्टर्स लोन टू एसोसिएट। इनकम स्टेटमेंट की थोड़ी सी एक एक्सट्रैक्ट से हैं जी। एक जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट की है, जॉइंट अरेंजमेंट में की है, और राइट टू नेट एसेट है। इसमें उधर जॉइंट वेंचर हो गया। चलो जी। पीपी खरीदा है। फाइनेंस कॉस्ट में एक्सचेंज लॉस शामिल है। ठीक है, ये मैं आपको समझा दूंगा कि फॉरेन करेंसी लोन क्या है। बड़ी आसान सी बात है, ये आप लोगों ने FA2 में पढ़ी हुई है। ठीक है, 17% एक्वायर किया जी। चैलेंज डिस्पोज ऑफ की इंटायर होल्डिंग विर्गो लिमिटेड। चैलेंज डन है जी। ओके जी। हाँ हाँ, चलो जी। 25 नंबर का सवाल है। करें स्टार्ट जी। ज़रा टाइम को से बचाने के लिए आपको पूरा नाम पता है,
आप लोग लिखें। मैं इधर जगह ख़ास तौर पे बचाने के लिए और थोड़ा सा टाइम मेनली वजह जगह काम है जी। क्या हो जाएगा जी? जी स्पाइसेस लिमिटेड ग्रुप, ठीक है जी। कंसोलिडेटेड कैश फ्लोज, मैं इधर लिख रहा हूँ ज़रा। क्या जी? फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 23। चलें जी, 30 जून 23। जी क्या है जी? पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा जी? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जी तो हेडिंग आ जाएगी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलें जी, मिलियन जी पीबीटी आ जाएगा और एंड पे आपको पता है क्या आंसर आ जाएगा? नेट कैश। पॉजिटिव आया तो इनफ्लो, नेगेटिव आया तो आउटफ्लो फ्रॉम ओए। ओए का मतलब आपको पता है क्या है, और इसको कह देंगे ए, ठीक है। इधर आ जाएगा ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इधर आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। चलेंगे जी। नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इसे बी कह देते हैं।
फाइनेंसिंग। जी जी बताएंगे। क्या जी? बैलेंस जी। क्लोजिंग 81 जी। 136 जी 136 closing 118 equity accounted investment मैं इसका नाम रख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। और क्या जी? इक्विटी। इक्विटी मेथड हो गया ना? चलें जी। 124 जी closing 261 261 loan to जी। लोन टू सोसाइटी को कंबाइन कर देते हैं जी। ठीक है, इधर ही कितना रहा ओपनिंग? 0। क्लोजिंग 40। जी बेटा जल्दी से लिख लें, अपने नोट्स अपडेट कर लें। जो अपने नोट्स में लिखे थे जहाँ पे मैंने कहा था डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट को कंबाइन करना है, याद है कि नहीं? याद है? वहाँ पे लिख लें लोन टू एसोसिएट को भी क्या कर देना, कंबाइन कर देना। जी जो बेटा हमें अपने लेक्चर नंबर 1 में शायद लिखा था कि हम क्या कर देंगे, हम डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट को कंबाइन कर देंगे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट के साथ। बेटा वहाँ पे लिख लें लोन टू एसोसिएट को भी क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। जी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या चीज? करंट एसेट्स कैश के अलावा। करंट एसेट एक्सेप्ट कैश। बेटा जो कैश होता है ना, कैश का वैसे भी हम लेजर नहीं बनाते, अच्छी बात है जी, कैश इसमें शामिल नहीं है जी। कितना? डेबिट बैलेंस है जी 480
अच्छा करंट एसेट है, मेरे जहन में आ रहा था वर्किंग कैपिटल, ठीक है करंट एसेट तो डेबिट बैलेंस ही होगा जी। वर्किंग 5 जी, कैश तो छोड़ दें जी। शेयर कैपिटल कितना जी? ओ 650 और 7 शेयर प्रीमियम इकट्ठा ना कर लें, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम इकट्ठा कर लें जी, ये इकट्ठा किया जा सकता है जी। ओपनिंग 0 ये लो इकट्ठा कर दिए 120, ये भी याद रखिएगा, इसको कंबाइन किया जा सकता है आगे। वर्किंग 6 सी आ रही जी। ओपनिंग 265 370 जी। वर्किंग 6 वर्किंग 7 NCI जी 265 तो बता दिए 268 290। इसका डिविडेंड पेबल NCI तो नहीं है? कहाँ पे आ रहा है? नहीं, डिविडेंड बैलेंस शीट में आ रहा है, बैलेंस डिविडेंड पेबल NCI तो आ रहा है ना, डिविडेंड पेबल NCI आ रहा है। ओनली डिविडेंड पेबल तो कम, तो पेरेंट है जी, वो तो पेरेंट है जी। सिर्फ डिविडेंड पेबल वो तो पेरेंट है जी। वर्किंग 8 क्या है जी? लोन्स 98 करंट पोर्शन तो नहीं है जी? नहीं 98 और जी आगे डिविडेंड पेबल डी पेबल जी। ओपनिंग 4 है और क्लोजिंग और अदर, मतलब पेबल इसी में आ जाएगा फिर, पेबल नहीं गिवन है ना अदर से। करंट लायबिलिटीज एक सेकंड, करंट लायबिलिटीज अदर ओपनिंग है जी 140 और कुछ वो तो बना लेते हैं हम। एक्विजिशन में क्या गया देखो, वर्किंग 11 बिजनेस एक्विजिशन अकाउंट, ये देखो ये बन जाएगा इधर। NCA फेयर वैल्यू पे प्रोपोर्शनेट पे नहीं बताया तो प्रोपोर्शनेट होता है। वर्किंग 12 गुडविल की वर्किंग, जिसको खरीदा उसका नाम क्या है? AL, और जिसको डिस्पोज ऑफ किया उसका नाम क्या है? BL। ये देखो जी है VL, हाँ ठीक हो गया सही। ये गुडविल वर्किंग बन जाएगी, आपको पता है। और तो इसमें कुछ नहीं आता है एक्विजिशन में। डिस्पोजल में क्या आता है? वर्किंग 13 BSA, ये बन जाएगा इधर जी। वर्किंग 14 डिस्पोजल का लेजर बन जाएगा। सब्सिडरी बिकम एसोसिएट है डिस्पोजल में, सब्सिडरी बिकम ऑड इन्वेस्टमेंट में फुल है जी। चलो वर्किंग 15 डिस्पोजल VL, PP डिस्पोजल हुआ है, डिस्पोजल PP, ये लो जी। कोई और होती तो बन जाएगा, ये लो है जी है तो प्रोपोर्शनेट ही होगा बेटा। ये कॉस्ट आ जाएगी, फेयर वैल्यू नेट एसेट एट एक्विजिशन डेट आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के साथ, फिर जो आंसर आएगा वो B होगा, फिर गुडविल A माइनस B होगा।
चलिए जी देखें जी, स्टार्ट करते हैं जी। जी पीपीटी के नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? अच्छा ये देखो बड़ा छोटी छोटी बातें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है हमने इधर। जी बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन नहीं है। टैक्स तो आई है ना। जी जी टैक्स एक्सपेंस लेजर है कि नहीं? टैक्स एक्सपेंस लेजर है कि नहीं देख लें। चले जी सही हो गया जी। बेटा अगर टैक्सेशन एक्सपेंस नहीं है, छोटी छोटी बातें लिखते जाइएगा अगर आप लिखना चाहते हैं तो। अगर टैक्सेशन एक्सपेंस ना हो तो जो पीबीटी होगा वही बेटा क्या होगा, पैट होगा। तो ये नीचे पैट गिवन है 322। बेटा दोनों का यहाँ जो पीबीटी आता है वो टोटल पीबीटी आता है, सिर्फ पेरेंट का पीबीटी नहीं आता। छोटी छोटी बातें हैं, या पीबीटी टोटल आता है या पीबीटी हमेशा टोटल आता है। तो क्या करूँगा, 322 बेटा लिख दिया। जो पैट है वही पीबीटी है, लेकिन बेटा भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। साथ साथ बेटा ये पैट कहीं और भी आता है। बेटा इधर मैं पैट ही लिखूंगा, इधर आएगा पेरेंट का शेयर 241 और बेटा इधर आएगा एनसीए का शेयर 81। ठीक है, ये पैट है वो पीबीटी है। चले यहाँ भी बहुत घूमना पड़ेगा, एक्टिव रहे। ये आपको पता नहीं कितनी दफा जाना पड़ेगा जी। प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कितना आ रहा है बेटा, 33। कब बेचा जी, सब्सिडी को कब बेचा था? देखो डिस्पोजल कब हुआ है, ड्यूरिंग द ड्यूरिंग को डेट बताइए कि नहीं? नहीं बताइए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी 33 को बेटा हम जरा साइड पे रखते हैं फिलहाल। ठीक है शेयर ऑफ प्रॉफिट 81 बेटा ये कहाँ पे आएगा, ये दो जगह पे आएगा। 81 है ना, ये कहाँ पे आएगा, इधर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 81 माइनस, और यहां पे बेटा ये सारी इधर शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना जी, 81। चलिए जी नेक्स्ट जी। उसके बाद ऊपर क्या जी, फाइनेंस कॉस्ट। बेटा फाइनेंस कॉस्ट इधर ऐड हो जाएगी कितने, 60। क्या फाइनेंस तो लेजर बन रहा है? नहीं बेटा, अगर किसी एक्सपेंस का कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना हो और वो एक्सपेंस कैश में पे होता हो तो जो एक्सपेंस होता है वही पेमेंट होती है। तो ये फाइनेंस कॉस्ट है और यही फाइनेंस कॉस्ट पेड है। कोई बात और तो लिखी ना सवाल में इसके बारे में? ये लो जी, वो तो एक्सचेंज लॉस है, शामिल है। क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड बता दो ना फिर क्या लिखा हुआ है। पढ़ दो अलग अलग कर लेते हैं। फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड, चलो लिख देते हैं बेटा। 63 फाइनेंस कॉस्ट थी ना,
इसमें कितना शामिल है? 23 23। बेटा हर चीज़ को ना सिर्फ नंबर से गेम नहीं होती, ये बताने भी होता है वो चीज़ है क्या। फाइनेंस कॉस्ट 66 है, कितना एक्सचेंज लॉस है? 23। बेटा यहाँ से माइनस करो, तो बेटा जो असल फाइनेंस कॉस्ट है वो कितनी है? 43। और बेटा असल पेड भी कितनी है? 43। अब चूंकि एक्सचेंज लॉस आपने पढ़ दिए तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। बेटा FA2 का पॉइंट है बेसिक लेवल का, IS 21 आवा पढ़ते हैं। बेटा एक रूल है कि ईयर एंड पे मॉनेटरी एसेट और मॉनेटरी लायबिलिटीज को अपडेट करना होता है ईयर एंड के एक्सचेंज रेट पे, और जो गेन लॉस आता है उसे एक्सचेंज ट्रांसलेशन गेन लॉस कहते हैं, और वो बस प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होता है। बेटा मॉनेटरी एसेट लायबिलिटीज कौन कौन से होते हैं? रिसीवेबल, पेएबल, लोन एसेट, लोन लायबिलिटी, कैश, बैंक। अब बेटा जो 23 रुपये का लॉस आया ना, ये किस चीज़ पे है? लोन पे कि पेएबल पे? लोन पे। बेटा ये एक अलग लोन है, इसका ताल्लुक किसी सब्सिडरी से नहीं है, ये कोई अलग लोन कह लो, पेरेंट ने लिया हुआ है फॉरेन करेंसी में, और ये रेंट पे जब उसने इसको अपडेट किया तो कोई लॉस आ गया। बेटा ये नॉन कैश एडजस्टमेंट है, एक्सचेंज लॉस। ये बेसिक पॉइंट है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपने नोट्स में अपडेट कर लें। जो मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट नहीं बताया था, मैं तो सजेस्ट करूंगा लाजमी अपडेट करो। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, कि नई नई चीज़ें ये आएंगी, नई नई चीज़ें, जो नई नई चीज़ों वाला था, जो नई नई चीज़ों वाला फॉर्मेट था। वैसे तो FA2 का पॉइंट आप ज़रा कुछ सिलेबस ऐसा है जी। नई नई जो मैंने लेक्चर 1 में ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताया था, ये नई चीज़ें एडलेस होंगी। हाँ जी, उसमें गुडविल था, गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस था, सब्सिडी का गेन लॉस था, शेयर ऑफ प्रॉफिट था, बार्गेन सेल गेन था। वहाँ बेटा एक्सचेंज लॉस क्या कर लो? ऐड कर लो। एक्सचेंज लॉस भी लिख लो वहाँ पे, और एक्सचेंज गेन भी लिख लो। ठीक है जी, एक्सचेंज लॉस ऐड होगा बेटा इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में यहाँ पे, और एक्सचेंज गेन क्या होगा? लेस होगा। चलो बेटा एक्सचेंज लॉस में लेस लिखूंगा इधर। एक्सचेंज लॉस कितना जी? 23। बेटा ये हो गया एक्सपेंस। बेटा क्या एंट्री की होगी पेरेंट ने? एक्सपेंस डेबिट, लोन क्रेडिट। तो लोन के बेटा लेजर में जाके क्या करना पड़ेगा? इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। चूंकि 23 रुपये से जो आपका लोन बढ़ा हुआ है ना, असल में ये एंट्री तो पेरेंट कर चुका हुआ है ना। 23 रुपये से जो आपका लोन बढ़ा हुआ है ना, उसके बढ़ने की वजह कोई आपने कैश में लोन नहीं लिया, एक्सचेंज रेट से बढ़ा। तो 23 रुपये के आ जाएंगे यहाँ पे एक्सचेंज लॉस। समझ गए जी? यहाँ क्रेडिट एक्सपेंस में डेबिट हुआ था, वहाँ हमने रिवर्स कर दिया, और लेकिन यहाँ भी बेटा लिखना पड़ेगा। चलो ये पॉइंट तो ख़त्म। अच्छा साथ साथ एक दो छोटी बातें और लिखते जाओ। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, दोबारा बोलने लगा हूँ, कोई भी एक्सपेंस हो वो कैश में पे होता हो, अगर उसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना हो तो वही पेमेंट है और वही एक्सपेंस है। इसी तरह से कोई इनकम अगर कैश में रिसीव होती है तो वो जो इनकम है उसका अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ना हो तो बेटा जो रसीट है वही क्या है बेटा? इनकम है। जो रसीट है वही क्या है? इनकम है। जो रसीट है वही क्या है? इनकम है। ठीक है बेटा, ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें भूल गई होंगी, लेकिन प्लीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये आपने बेटा लिखना है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखना है आपने। ठीक है, जैसे मैं आपको नोट्स में नई चीज़ें ऐड करवा रहा हूँ, ये बेसिक बातें हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे पता है आपको भूल गई होंगी, तो आप लाजमी लिखें एक्सचेंज गेन लॉस जैसे आपने क्या किया है, ऐड किए। जी चलें जी आगे चलें। नेक्स्ट क्या है जी?
जी ये पॉइंट हो गया जी। फाइनेंस कॉस्ट बेटा हर लिहाज से हो गया। अच्छा हम इनकम स्टेटमेंट देख रहे थे जी। इनकम स्टेटमेंट देखें जी, फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। चलें जी बेटा वही मैं रिवाइज कर दूं, कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाना है इस तरह का, लेजर बनाने हैं, बैलेंसेस लिख देने हैं। उसके बाद पहले आपने जाना है इनकम स्टेटमेंट पे, उसको लिखना है जहाँ आता है। उसके बाद चूंकि फाइनेंस कॉस्ट लिखते हुए उसकी एडजस्टमेंट आ गई थी तो हमने वो भी देख ली। अब नीचे इन्फॉर्मेशन में जाते हैं जी। चलें जी बेटा, बेटा प्लीज देखिएगा पॉइंट नंबर 6 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। जो पॉइंट छोटे लिखे हैं मैं उनसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा ऊपर कितने रुपए लिखे हुए थे, 33 रुपए। 33 रुपए का क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, प्रॉफिट था। बेटा पता उस 33 का ब्रेकअप क्या है, बेटा उसमें आपको पता है ना, आपने डिस्पोजल पढ़ लिया हुआ है, आपको पता है ना डिस्काउंटेड ऑपरेशन में दो चीजें आ रही होती हैं लोकल सब्सिडरी में। एक क्या आता है उसका प्रॉफिट लॉस, बेटा उसका लॉस कितना है 42 का, और गेन और डिस्पोजल दो चीजें लिखते हैं ना वहां पे। डिस्काउंटेड ऑपरेशन की हेडिंग में हम दो चीजें लिखते हैं ना, एक उसका प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड और एक गेन लॉस और डिस्पोजल। गेन 75 है और लॉस कितना है बेटा, ये नेट वैल्यू नजर आ रही है वहां पे। अच्छा तो गेन हमें पता चल गया ना, ये इसका रूटीन का लॉस है फॉर द पीरियड। गेन कहाँ पे आएगा 75, बेटा एक तो इधर आएगा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, कितना जी 75, यहां से माइनस हो जाएगा। और बेटा गेन कहाँ पे आएगा, बेटा यही वजह है, यही वजह है कि मैंने आपको डिस्पोजल के चैप्टर में ना डिस्पोजल का लेजर बनवाया था। यही वजह है ताकि कैश फ्लो में इंतहाई आसानियां रहें, शदीद आसानियां रहें। तो यहां पे क्या आ जाएगा गेन कितना 75 जी। चलें जी, पॉइंट 6 हो गया, आसान सा लग रहा था। पॉइंट 3 हम कर चुके हैं जी। पॉइंट 1 करते हैं जी। ड्यूरिंग द ईयर PL entered into an agreement with another entity to set up Capricorn Limited, a joint arrangement। आपके साथ कोई और इन्वेस्टर मिला है और आपने कैप्रिकॉन लिमिटेड को में इन्वेस्टमेंट की है, ज्वाइंट अरेंजमेंट है जी। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 100 मिलियन की, इन फॉर्म ऑफ कैश एंड अ 40% राइट इन द नेट एसेट। बेटा नेट एसेट का मतलब क्या है जी, ये आपका ज्वाइंट वेंचर है। बेटा आपने इसी साल इसमें इन्वेस्टमेंट की है, आपने इसी साल इसमें इन्वेस्टमेंट की है। कितना आ जाएगा जी आपके पास, कितना आ जाएगा 100 है जी जी। चले बेटा, अच्छा एक चीज, कैश कितना आ जाएगा, कैश इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी 100। अच्छा बेटा एक बात, चूंकि मैं अभी लिखने जा रहा हूं इसलिए मैं आप बताने लगा हूं। बेटा हमने लोन टू एसोसिएट कंबाइन तो कर दिया था, ठीक है। अब प्लीज समझना जरा, बेटा ओपनिंग बैलेंस 0 था, क्लोजिंग कितना था, क्या मतलब है इसका, इस साल लोन दिया है कि नहीं दिया, दिया है ना। बेटा ये बात तो पता है ना, बेटा कैश फ्लो का असूल होता है, जो बात लिखी हुई पता चल जाए या समझ आ जाए बेटा वो लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अलावा कुछ बैलेंसिंग हुआ तो वो निकलना होगा। ये तो कैश बताया हुआ था बेटा, ये भी अंडरस्टूड है, यहाँ यही लिखने लगा हूँ। लोन ग्रांटेड कितना, कैश 40, समझ गए। लोन टू एसोसिएट अगर आप चाहें तो अलग लेजर भी बना सकते हैं, लेकिन डिविडेंड रिसीवेबल का क्या करना है, कंबाइन ही करना है। मेरी तो सजेशन है लोन टू एसोसिएट भी कंबाइन कर दो, लेकिन फिर ये ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन डिविडेंड रिसीवेबल के बारे में कोई ऑप्शन नहीं है, वो कंबाइन ही करना है। डन। तो बेटा अब ये दो चीज़ तो पता चल गई मुझे। ये देखो इधर मैं क्या आऊँगा, मैं क्या लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट मेड, बेटा इसका नाम मैं लिखूंगा ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट नहीं है ये ज्वाइंट वेंचर है। क्यों, ये बेटा यहाँ सारी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं
जिन पे इक्विटी मेथड लग रहा है, इसमें एसोसिएट भी हैं और जेवी भी हैं। तो कितना बेटा 100 नेगेटिव। बेटा साथ ही मैं क्या लिखूंगा, लोन ग्रांटेड टू एसोसिएट। बेटा इसको अलग दिखाऊंगा, कितने से, 40 से। चलें जी, दिस अमाउंट हैज नॉट बीन यूटिलाइज इन सेल ऑपरेशन एंड रिमेन इन फॉर्म ऑफ कैश। बेटा कोई बात नहीं, यूटिलाइज नहीं हुई तो इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि शायद उन्होंने भी ऑपरेशन उस समय स्टार्ट नहीं किए। बेटा आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दी है ना। ड्यूरिंग द ईयर पीपी परचेज बाय पीएल एंड इट्स सब्सिडरी 6984 मिलियन। देखो बेटा आप समझो, बेटा उसने खुद आपको बता दिया मैंने क्या परचेज किया। तो बेटा ये देखो इधर आ जाओ, कैश कितना जी, 60 प्लस जी कितना बन गया, 153। बेटा लिख दो परचेज ऑफ पीपी 153 जी से कर दे। फर्दर क्या लिखा है जी, वन ऑफ द सब्सिडी सोल्ड इट्स इक्विपमेंट 45 विच हैड ए कैरिंग वैल्यू ऑफ 56। ये भी खत्म करो। अब बेटा ये जो बेसिक बातें तो पुरानी है ना, तो बहुत बेसिक है, इनके नंबर एंजॉय करें। डिस्पोजल बेटा नेट बुक वैल्यू जाएगी, ये पीपी का नेट बुक वैल्यू लेजर है, कितनी 56। अच्छा एक चीज देखें जी, एक चीज देखें, एक गलत जगह लिखा गया कुछ, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। गलत जगह लिखा गया कुछ, अभी मैं इधर लिख रहा हूँ जी, इधर क्या आ जाएगा, पीपी का डिस्पोजल कितना, नेट बुक वैल्यू कितनी 56, प्रोसीड कितनी 45। मैं इसको भी ठीक करता हूँ, 45 इधर आ गया। बेटा ये गेन इधर नहीं आएगा, वो डिस्पोजल है ना। बेटा इसका कलर चेंज करते हैं जरा, ये डिस्पोजल वीएल वो सेम की वैसे ना, इतने लेजर बने हो तो नजर कुछ नहीं आता, वाकई इतने लेजर बने हो नजर नहीं आता। चलिए तो बेटा गेन इधर लिखना था, ठीक है, वो इधर आएगा, ठीक है, डन है। अच्छा बेटा प्रोसीड, इस लेजर को अभी खत्म करें बेटा, कितने का आ गया, इधर लॉस कितने का आ गया 11 का। बेटा लॉस कहाँ चला जाएगा और प्रोसीड कहाँ जाएगी, ये देखो, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पीपी कितना 45, और इधर आ जाए लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी कितना 11। जी पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, ड्यूरिंग द ईयर पीएल ने एक्वायर की 70% बाय पेइंग 375 इंक्लूडिंग 15 मिलियन फॉर एक्विजिशन कॉस्ट। बेटा आपको पता है कंसोलिडेशन तो हो चुकी हुई है, उसने कंसोलिडेशन ठीक की होगी, लेकिन उसने कॉस्ट में 375 तो लिखा होगा ना गुडविल की वर्किंग के लिए। कितना लिखा होगा, कितना लिखा होगा 360। डन है जी, भूल गए। एक्विजिशन से रिलेटेड जो ड्यू डिलिजेंस फी होती है वो तो गुडविल में नहीं आती है ना कैलकुलेशन में। अगर याद है पड़ा था इन्वेस्टमेंट में शामिल हो तो हम क्या कर देंगे, एक्सपेंस कर देंगे। बेटा कंसोलिडेशन तो हो गई हुई है ना, बैलेंस शीट तो बन चुकी, उसे एक्सपेंस कर दिया होगा, ठीक किया होगा, तो उससे बेटा गुडविल की वर्किंग के लिए भी तो 360 यूज किया होगा ना जी।
तो अच्छा, ये सारा कैश ही पे किए। मेजॉरिटी ऑफ दिस पेमेंट, अच्छा जी, ये लें जी। उसने कोई इशारा दे दिया आपको, वो कहता है मेजॉरिटी ऑफ दिस पेमेंट वाज फाइनेंस्ड थ्रू अ राइट इशू टू पीएल शेयर होल्डर। अब सुनिए मेरी बात, लफ्ज ध्यान से पढ़ने हैं। ये ऐसी ये वो चीज नहीं है कि पेरेंट ने, ये वो चीज नहीं है कि पेरेंट ने सब्सिडी के शेयर खरीद लिए और अपने शेयर सब्सिडी के एक्स ओनर को दे दिए, ये वो चीज नहीं है। वो कहता है पैसों की जरूरत, पैसे कैश कम पड़ा था, पीएल ने क्या किया, खुद अपने शेयर होल्डर से कहा कि हम राइट शेयर इशू करते हैं, आप हमें और पैसे दें। पेरेंट ने राइट शेयर इशू किए, अब राइट शेयर नए शेयर इशू किए, अपने शेयर होल्डर से पैसे लिए, पैसे जमा किए, थोड़े पास पैसे पीएल ने अपने पड़े हुए डाले और एएल को खरीद लिया। ऐसे हुआ। चलो कोई बात नहीं, इधर तो बेटा 260 ही आएगा, इधर 260 आएगा, ये 275 माइनस 15। चलें जी जी, करें जी एंट्री बिजनेस एक्विजिशन अकाउंट, जल्द से जल्दी बताएं जी। बेटा आपको बताना एसेट सारे इस तरफ आएंगे जी, बताओ। पीपी 2 272. Current assets other than cash balances 182. Cash balances 16. बस, Trade payable 65. पेबल इधर आ जाएंगे 65 बस। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्रेडिट है, इन तीनों लेजर में डेबिट। पीपी में बिजनेस एक्विजिशन अकाउंट कितना 272, करंट एसेट अदर देन कैश BAA कितना 182, कैश डेबिट करना है, इधर आएंगे जी, यहाँ मैं लिखूंगा नेट कैश इनफ्लो, सॉरी नेट कैश आउटफ्लो ऑन एक्विजिशन ऑफ AL कितना जी। बेटा ये डेबिट करना है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये डेबिट करना है। चले, ट्रेड पेबल किधर गया जी, नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। ये अदर कैंड है सबसे ऊपर, इससे ऊपर बिजनेस एक्विजिशन अकाउंट। जी जी नजर आ गया जी, वो सब ट्रेड पेबल के नाम से नहीं है ना, तो इसमें जाएगा जी अदर करंट लायबिलिटी जी, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पर बिजनेस एक्विजिशन अकाउंट क्रेडिट, डन जी। अब इसे क्लोज करें, जो आंसर आएगा इसे क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स एट कब, नेट एसेट्स एट डिस्पोजल डेट कितने जी 40, ये किधर आ जाएंगे इधर। उसने बताया गुडविल कितनी है कि हमने खुद कैलकुलेट करनी है एक्विजिशन पे, बताई हुई है, उसने गुडविल बताई हुई है, देख लो जी कितनी गुडविल, Acquisition of AL resulted in goodwill of 45 million. 45 में, तो देखो ये बनती है गुडविल, सही, तो वो डिस्पोजल डेट के नेट एसेट में, ये तो एक्विजिशन डेट हो रही है बेटा, आपने तो एक्विजिशन डेट पे लिख दिया ना, ये बेटा ये किसके बताए हैं मुझे, बिजनेस एक्विजिशन अकाउंट। बेटा ये एक्विजिशन वाले एसेट लिखे हैं मैंने, ओके, उसमें डिस्पोजल बेटा कहाँ, चलो बेटा ये लो बेटा, वो तो मैंने अब आगे लिखा है ना, वो तो अब आगे लिखा है ना, फिर एक्विजिशन डेट पे बताना था मैंने, गलत हो गया। यार एक सेकंड,
जी आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर G4, ड्यूरिंग द ईयर PL acquired 70% बाय पेइंग 365 मिलियन 375 मिलियन इंक्लूडिंग 15 मिलियन। तो बेटा ये जो 15 मिलियन है ये तो आपको पता है गुडविल कैलकुलेशन नहीं आता ना, ये तो उसने एक्सपेंस आउट कर दिया होगा। 375 माइनस 15 360 360 इधर आ गया। चले जी, एक्विजिशन डेट पे क्या क्या चीज़ें यदि देखें बेटा, बेटा ईयर एंड की वैल्यू भी लिखी हुई है, उसका कुछ नहीं करना हमने हमने एक्विजिशन डेट की एंट्री लिखनी होती है जी। अच्छा वो कहता है जी मेजोरिटी ऑफ दिस पेमेंट वाज फाइनेंस थ्रू राइट इशू। वो कहता है ये जो आपने पैसे दिए हैं इसमें से मेजर अमाउंट कहाँ से आई है, वो आपने पेरेंट ने सब्सिडी के एक्स फादर को शेयर नहीं दिए बल्कि पेरेंट ने खुद शेयर इशू किए हैं और खुद शेयर इशू करके अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे करके जमा करके सब्सिडी खरीदी है जी। तो क्या आ जाएगा इस तरफ बिजनेस एक्विजिशन अकाउंट एंट्री क्या होती है, इससे डेबिट, पहले इसे डेबिट कर दे, इससे डेबिट जी। PP B डबल है कितना जी 265 जी 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 265 हाँ जी 265 जी। करंट एसेट अदर देन BA कितना जी 152 ईयर एंड वाली वैल्यू नहीं यूज करनी, एक्विजिशन डेट जी। कैश एंड बैंक 21, आपको पता है कैश एंड बैंक का लेजर नहीं है, वो इधर डेबिट होगा। इधर क्या लिखेंगे, नेट कैश आउटफ्लो ऑन डिस्पोजल एक्विजिशन ऑफ, क्या नाम था AL। अच्छा डेबिट करना ना, या वैसे भी बेटा याद रख लो, सवाल कर करके आपको याद ही हो जाएगा कि जब आप सब्सिडी को खरीदते हैं तो उसका जो कैश होता है वो हमारे पास प्लस हो जाता है। तो कितना प्लस 21, ये तीनों डेबिट हो गए अपने अपने लेजर में एक किस्म के। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे PP, उसके बाद करंट एसेट लिख देता हूँ, उसके बाद कैश कितना 21, 152 और 265 जी। पेबल 58, पेबल यहाँ पे देखें कितना जी, इधर डेबिट होगा और उधर क्रेडिट होगा जी। इधर जी पेबल कितना जी 58, इधर डेबिट, इधर बिजनेस 58 जी। हो गया जी। अब जो आंसर आएगा इधर उसको क्या कहेंगे, वो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू होगी एट एक्विजिशन डेट 380 जी। ये 380 कहाँ पे आ जाएगा, इधर। अच्छा कितने 70%, ये 380 कितना जी 266। अच्छा ये क्या बात हुई जी, ये क्या बात हुई, उसने कहा जी, आप प्लीज समझिए बात, उसने कहा जी लफ्ज देखना है, वो कहता है जी गुडविल कितनी है अगर इस तरह चलो, इस तरह चलो। अच्छा अभी मैं इसको यहाँ नहीं लिखता, अभी आप बताओ इस तरह चलो तो 380 का 70% क्या आता है, तो गुडविल कितनी आती है, तो उधर वो गुडविल कितनी कह रहा है, ये क्या मसला है जी। अब सोच के बताए क्या चीज़ आई जी, सोच के बताए। जो
टीपी जो ना एक्विजिशन डेट हमने लिखा है वो कैरिंग वैल्यू है। जी नीचे फेयर वैल्यू कहाँ दी हुई है? एक्सीड्स वैल्यू वाज 70 मिलियन। बताएं जी, शाबाश। ये 380 तो हमने ठीक लिखा है ना बेटा जी। अब बताएं स्टेटमेंट पढ़े क्या है? ऑन एक्विजिशन डेट ऑन एक्विजिशन डेट, शाबाश। पता है ना क्यों नहीं गुडविल मैच क्या रही जी। The fair value of airline assets was equal to the carrying value except for a building whose fair value exceeded the carrying value by 70 million. The डन, building had a remaining useful life of वो तो उसने कर दिया बेटा। देखो बेटा ये 380 आपने यहाँ पे लिख दिया बेटा। नॉर्मल सवालों में क्या होता है, ये फेयर वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ उसने साफ लफ्ज क्या लिखा हुआ है? कैरिंग वैल्यू। तो बेटा मुझे यहाँ पे इसके साथ 70 क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। समझ गए? ये सवाल में एक नई चीज़ थी जो आपने एमजीसी वाला सवाल किया हुआ है, जो आपने इससे पहले मूसा वाला सवाल किया हुआ है बेटा, उनमें ऐसा नहीं था। तो ख्याल कर लेना, अगर ना लिखा हो तो बेटा वही फेयर वैल्यू है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे 450 का 70%, 315, और देखो गुडविल कितनी आ गई 45। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 380 नेट एसेट्स की टेक्निकली क्या थी? कैरिंग वैल्यू। अच्छा चलें एक काम और अभी सोचें आप। ये 70 हमने यहाँ पे तो लिख दिया, उधर ही कर दो जी। जी शाबाश। ये बेटा आपको सिखाना है। भूल नहीं बेटा, एक्विजिशन डेट वैल्यू। बेटा हम एक्विजिशन डेट वैल्यू ऐड करते हैं बेटा जी। बेटा यस, जब ये सारी एंट्री एक्विजिशन डेट से हो रही है ना, ये देखो बेटा अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? इसी के साथ में क्या कर दूंगा? फेयर वैल्यू BAA। बेटा यहाँ पे भी 70 क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। समझ गए बात या नहीं? आप इसको दो तरह से कर सकते थे, दोनों तरह से ठीक माना जाएगा। ये हमारी वर्किंग है। या तो आप इधर ही इसमें 70 ऐड कर देते, या तो आप इधर ही 70 ऐड कर देते, तो बेटा यहाँ से खुद ब खुद 450 आ जाता, यहाँ करने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है बेटा, प्लीज वहां पे 70 ऐड करना है बेटा। यहाँ पे एक्विजिशन डेट वैल्यू लिखनी होती है बस, एक्विजिशन डेट वैल्यू। डन हो गया जी। तो बेटा ये सवाल करवाने की ये वजह थी कि इसमें छोटा सा पॉइंट ये था जी। चलें जी आगे। अब रुके, बिजनेस एक्विजिशन डेट अकाउंट बन गया। अच्छा मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ऑल्टरनेटिव भी आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर लिख दें। शायद बुक के सोल्यूशन मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने इसलिए करवाया ताकि दोनों तरह से आपको पता चल जाए। इधर से भी ठीक है, इधर से भी ठीक है, ठीक है। यहाँ से भी टैली कर जाएगा। ये तो आप टैली कर ही लेंगे ना। आपको गलत आएगा तो आप स्टक हो जाएंगे कि अच्छा कोई मसला है, लेकिन बेटा यहाँ लाजमी लिखिएगा। ये दोनों को मिला के देखोगे ना तो ये इसकी एक्विजिशन डेट वैल्यू है। चले जी, बिजनेस एक्विजिशन अकाउंट बन गया, गुडविल आ गई। गुडविल कहाँ चली जाएगी? अब यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्विजिशन ऑफ, क्या नाम है? AL। कितना? 45। ठीक है। तीसरा काम क्या होता है? NCA की एक्विजिशन डेट वैल्यू। बेटा 380 नहीं है, 450 है नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू। 450 का कितने परसेंट? 30%। ये देखो NCA, इधर मैं लिख देता हूँ AL एक्विजिशन कितना? 450 का 30%, 135 प्रोपोर्शनल बेसिस पे है ना जी। चौथा काम क्या होता है? चौथा काम क्या होता है? जो नेट कैश आउटफ्लो आपकी जेब से हुआ बेटा, वो ऐसे नहीं पता चलेगा। उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा बेटा? ये लेजर, ये शेयर कैपिटल पेरेंट का है, ये शेयर प्रीमियम पेरेंट का ही आता है ना कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। बेटा ये उसने शेयर इशू किए ना, यहाँ से आपको पता चलेगा कितने पैसे आए, और बाकी फिर आप कैश में जज करेंगे। यहां से आपको पता चलेगा ना शेयर इशू करके कितने पैसे आए। टोटल तो कॉस्ट कितनी है? 360 जी। बेटा इसको अलग दिखाना है, ये पैसे अलग आए हैं, वो पैसे अलग गए हैं। प्लीज समझ नहीं है बात।
अगर हमने सब्सिडरी के एक्स ऑनर्स को शेयर इश्यू कर दिए होते तो इसमें कैश की मूवमेंट ना होती, ना शेयर ना कैश हमारे पास, ना हमें शेयर इश्यू करने से पैसे आते, ना सब्सिडी के शेयर खरीदने से पैसे जाते। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पहले शेयर इश्यू करके पैसे लिए हैं और फिर अलहदा से दिए हैं जी। 205 इसमें शेयर कैपिटल भी है, शेयर प्रीमियम भी है, अच्छी बात है, दोनों को ऐड करेंगे ना। जब आप शेयर इशू करते हैं तो प्रीमियम भी आप इशू कर सकते हैं। यह आपका कैश आया जी, प्रोसीड। इसको मैं लिखने लगा हूँ, पक्की बात है यही है जी। चले इधर आ जाए, प्रोसीड फ्रॉम शेयर इशुएंस कितने 205। ठीक है जी, चले इधर आ जाए। आप पता है क्या हुआ, 205 रुपये तो यहाँ से आ गए, 205 रुपये तो यहाँ से आ गए, लेकिन बेटा उसको तो उससे पूरे 360 ही दिए ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। 205 यहाँ से आए हैं और बाकी जो है उसने अपने पास से ऐड करके अपने कैश में से दिया है। बेटा यहाँ तो हमने पूरा ही लिखना है ना, बेटा यहाँ तो पूरा 360 लिखना है, लेकिन समझने के लिए कि बाकी पैसे उसने जी, इसलिए जो सवाल कनेक्टेड है उसको साथ ही कर लिया करो ताकि फिर रह जाएगा। बेटा इधर मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, -360। लफ्ज़ है फाइनेंस की है, फाइनेंस मतलब क्या है कि वो पैसे आपके पास थे नहीं, पहले आपने पैसे मंगवाए हैं शेयर इशू करके जी। कितना आ गया, स्टेप नंबर 4 339। ये ना जी, आखिरकार एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी क्या होगी हमारी, कंप्लीट होगी। अब डिस्पोजल पे चलते हैं जी, 4 काम होंगे। चलें जी आगे जी, आगे बढ़े जी। पहला काम क्या होता है बेटा, बिजनेस सेल अकाउंट। चलें इधर आ जाए, क्या करेंगे जी, क्या करेंगे जी, सारे बेटा एसेट इस तरफ आएंगे, यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे और अपने एसेट्स में क्रेडिट। बताएं जी, एसेट के नाम बताएं पहले बेटा। डिस्पोजल डेट वैल्यू जी, PP 300 120। अच्छा पहले ये लिख लो, और 3 चीजें, और ओवरड्राफ्ट है, कैश में नहीं है, कुछ लिखा हुआ पर कैश के बारे में कुछ तो लिखा होगा। वो है ना, मतलब उसको कंसिडरेशन पे किया जो आई है वो है अच्छा ठीक है, फिर नहीं तो ना सिर्फ ये कह सकते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग कैश बैलेंसेस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कैश बैलेंसेस हैं, दिए नहीं, समझ गए। इसका मतलब है वो क्या चाह रहा है, वो कोई आपसे वर्क बैग वर्किंग करवा के जानना चाह रहा है। चलें चलें कोई बात नहीं, जो है वो तो लिखते हैं ना, जो है वो तो लिखते हैं जी। प्रोसीड बताए कितने किया जी, कोई बात नहीं, प्रोसीड तो पूरी लिखेंगे ना, ठीक है। चले बेटा, जो मैंने लिख दिया मैं उनकी तो एंट्री करूंगा, लेकिन बेटा मैं अभी क्लोज नहीं करूंगा। कैश है जी, ये दोनों यहाँ पे डेबिट,
जी पीपी में बिजनेस सेल अकाउंट कितना 300 और यहाँ पे बिजनेस सेल अकाउंट 120। जी पेबल बताएं जी कितने हैं 80। यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पर 80। ठीक है ठीक है जी बेटा अभी इसे क्लोज नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कैश आना है। उसने इशारा दे दिया ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग करके। बेटा कैश तो हो कुछ ना कुछ तो कैश होगा ना या वो कहता कैश नहीं है। एक्सक्लूडिंग कैश का मतलब ये कैश है लेकिन मैंने बताया नहीं है। कोई बात नहीं बेटा हम इसको क्लोज नहीं करते। हम बेटा पहले इधर चले जाते हैं। ये देखो कितनी प्रोसीड है। मैं प्रोसीड को अलग अलग लिख रहा हूँ। टोटल 300 है ना। कैश में कितनी आ गई 235। कैसे पता चला 235 क्योंकि 65 रिसीवेबल है ना बेटा। कोई बात नहीं 300। ये देखो जी आगे बेटा एनसीआई उसने खुद ही बता दिया बैलेंस 150। यहाँ क्रेडिट एनसीआई में डिस्पोजल वीएल 150। आगे बढ़े जी। हाँ जी बार्गेन परचेज गेन लिख दो इधर। बेटा बार्गेन परचेज गेन तो तब आया था ना एक्विजिशन डेट पे आया था। तो इसका मतलब यहाँ गुडविल नहीं है खत्म बात। लेकिन यहाँ नेट एसेट तो होंगे ना बेटा। गुडविल नहीं है तो बेटा अब नेट एसेट्स क्या आएंगे बैलेंसिंग 450 375। बेटा एसेट ज्यादा होंगे लायबिलिटीज कम होंगे। ये आ जाएंगे नेट एसेट्स एट डिस्पोजल डेट। कितने बेटा 375। अब बताएं कैश बैलेंसिंग कितना आएगा इधर। अगर मैं 35 लिख दूं इधर तो 455 जी देख लें बराबर हो गया। चले बेटा अब वापस आते हैं एंट्री कैश या डेबिट और कैश के लेजर में क्रेडिट। बेटा कैश के लेजर तो नहीं बन रहा होता ना तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो ऑन डिस्पोजल ऑफ वायल। कितना क्रेडिट करना है 35 माइनस। अब बताओ बेटा यहाँ टोटल प्रोसीड आती है लेकिन वहां असल कैश आता है। कैश मिला 235 तो प्लस हो जाएगा। ये लो जी कितना हो गया 200। ठीक है जी चलें बेटा स्टेप रिवाइज करते हैं। बिजनेस सेल अकाउंट बन गया। स्टेप नंबर 2 डिस्पोजल का डिस्पोजल सब्सिडी डिस्पोजल लेजर बन गया। स्टेप नंबर 3 गुडविल को गुडविल के लेजर में क्रेडिट करना होता है वो है नहीं। स्टेप नंबर 3 एनसीए होता है। एनसीए को एनसीए के लेजर में डेबिट करना होता है कर दिया। स्टेप नंबर 4 गुडविल को गुडविल लेजर में क्रेडिट करना होता है वो है नहीं। स्टेप नंबर 4.1 इन्वेस्टमेंट एसोसिएट वो वाला केस नहीं है। स्टेप नंबर 5 नेट कैश इनफ्लो वो भी लिख दी। तो ये सारी बातें मैं इससे रिवाइज करवाता हूँ ताकि खत्म हो गई। आप सारे बेटा लेजर 1 by 1 क्लोज करें जल्दी से जी।
जी करें सॉल्व कैसे करेंगे? गुडविल से क्या निकला जी? PP से सॉरी पीपी से 113 क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड पे 113। इधर बड़ी एक अहम चीज़ है जो मिसिंग है, डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्शन इस साइड पे आती है, जिसको मैं ऐसे कर रहा हूँ वो बैलेंसिंग है। अब ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है जी। आगे करें जी, इधर कितना आ जाएगा? डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे ना, डेप्रिसिएशन पीपी कितने 113। नेक्स्ट लेजर नेक्स्ट गुडविल का 60 क्रेडिट 63 क्रेडिट साइड का मतलब क्या है? ये इम्पेयरमेंट लॉस है जी। 63 इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल कितना? 63 जी। बेटा इधर इस तरफ वो डिविडेंड आता है जी, कितना डिविडेंड? आसान सवाल है। इसमें जो नई चीज है ना कितना 40, इसमें नई चीज बस वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है 70 वाली, बस। क्या था जी? डिविडेंड जगह खत्म है, अब इधर आएगा ना, डिविडेंड फ्रॉम। अच्छा इस सवाल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में काफ़ी चीज़ें थी, है ना? कितना 44 करंट एसेट्स क्या चीज़? 77 डेबिट साइड क्या चीज़? करंट एसेट्स एक सेकेंड। ये 300 हमने कर दिए थे। PP में कर दिए थे। अच्छा एक छोटी सी बात, एक बेटा नया पॉइंट और, रिसीवेबल शाबाश बेटा। जो एंट्री आप स्किप कर दोगे ना, वो एंट्री फिर गई। क्या एंट्री होती है? जैसे हमने एंट्री क्या की थी, 265 रुपये यहाँ क्रेडिट, और यहाँ पर किधर गए 235 रुपये, 235 रुपये वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। वैसे ही बेटा 65 रुपये यहाँ क्रेडिट, बेटा रिसीवेबल है तो किसी में शामिल होगा, करंट एसेट में होगा ना, तो बेटा यहाँ क्या करना पड़ेगा? डेबिट। डिस्पोजल VL। बेटा ये पॉइंट ना मैं आपको बताऊं, FR1 के जो भी आप लोग सारे पढ़ के आए हैं ना, आपने FR1 के 2 या 3 सवालों में पॉइंट लाजमी देखा हुआ है। वहां पे आपने पॉइंट देखा हुआ है PP के बारे में, याद करें। PP बेच देता है वो, लेकिन ईयर एंड पे कुछ पैसे क्या होते हैं? रिसीवेबल होते हैं। बेटा ये वही चीज है। तो क्या करना है देखो, बड़ी आसान सा काम है। कैश डेबिट या क्रेडिट, तो बेटा यहां डेबिट किया ना, वैसे ही रिसीवेबल यहां क्रेडिट हुआ, तो रिसीवेबल में क्या करना है? डेबिट। बेटा पता है क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि बेटा ये वर्किंग कैपिटल नहीं है। अगर मैं इसको डेबिट करके चेंज निकालूंगा ना, तो वो मेरा रियल वर्किंग कैपिटल चेंज होगा। अगर मैं इसको एंट्री किए बगैर चेंज निकाल लूंगा ना, क्योंकि बेटा ये 65 इस क्लोजिंग में शामिल है। अगर मैं ये एंट्री किए बगैर बैलेंसिंग कर लूंगा, तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में या चेंज इन करंट एसेट में बेटा इस 65 का इम्पैक्ट भी आ जाएगा। बेटा ये वर्किंग कैपिटल है ही नहीं, ये तो खास रिसीवेबल है जो कि क्रिएट हुआ हुआ। डन। तो
वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, अब चेंज 32 किस तरफ, डेबिट साइड डेबिट पे 32, इस तरफ आने का मतलब इंक्रीज है। अभी लिख देते हैं, अभी याद रखिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो चुका है, ये भी रहने दें। अभी टेक्निक क्या रहता है मतलब जी, CRE में 136 डेबिट साइड 1 26 क्या ये पैट आ गया डिविडेंड जी, देखें जी क्या है 136 में काम बनता है 65 plus 241 minus 370 136 जी। क्या होगा ये, सोचिए बताएं क्या होगा जी। क्या बोलते हैं इसे, डिविडेंड डिक्लेयर शाबाश, डिविडेंड डिक्लेयर। ये किसका होता है, पेरेंट का, कितना 130, 6 ये लो जी बेटा। वो मैं फिर कह रही हूँ, सिंपल लेजर होगा वो सिर्फ किसका होगा, पेरेंट का। ये डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर, यहाँ पे डेबिट, इधर क्रेडिट, CRE 136। पेमेंट कितनी हो जाएगी, ये बेटा पेड अब यहाँ से आएगा। ये भी एक नया पॉइंट से पूछा हुआ, बट आसान सा है 124 डिविडेंड पेड, इधर आ जाए 120, ये पेरेंट वाला। इंक्रीज लिख दे इधर, इंक्रीज इन करंट एसेट कितना 30, ये लो बेटा। छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। इस सवाल में नया क्या है बेटा, फेयर वैल्यू वाला पॉइंट स्टार लगा देना है। नया पॉइंट क्या है, या रिसीवर वाला पॉइंट स्टार लगा देना है। इस तरह की चीज़ों को, ठीक है जी। डिविडेंड पेबल वाला पॉइंट स्टार लगा देना है, कुछ है नया ये। रवीन में इनको गौर से देखना है जी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया जी, ये हो गया जी। लोन बताएं जी, इधर कितना ऑब्टेन आ रहा है। एक्सचेंज लॉस वाला पॉइंट भी हाईलाइट कर लें, 60 बेटा ऑब्टेन्ड हो गया। अभी लिख देता हूँ जी, ये इधर 43 बेटा, ये डिविडेंड पेड है जी, NCI जी 43 ये, और ये 67 ये, इधर आ जाओ। लोन ऑब्टेन्ड 67, डिविडेंड पेड NCI 43। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। ये सारा हो गया जी, इधर आ जाए, इधर करें जी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसकी तो मैं वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इससे वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जी। ये बेटा इस सब 39, ये तो डिक्रीज हो गया ना फिर। चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 39। करें जी क्लोज, ये 4 आगे जी 419 348 305 पॉजिटिव आ रहा है, इनफ्लो। टैक्स ना हो, छोटी छोटी बातें, टैक्स ना हो तो जो PBT है वही पैट है। इन्वेस्टिंग कर दें, इन्वेस्टिंग 343 नेगेटिव, आउटफ्लो जी। ये
105 इनफ्लो। ABC पॉजिटिव आएगा, 67 इनफ्लो पॉजिटिव आता है 67 जी। 75 वो ओपनिंग एक ही चीज़ है, दो है, एक ही चीज़ है जी। 142 ये टैली, 110 ये देखेंगे, मुश्किल सवाल नहीं है। शायद आपसे किसी एक पॉइंट में गलती हो जाए, बेटा कोई बात नहीं। शायद 2 पॉइंट में गलती हो जाए, कोई बात नहीं। मैंने समझता कि आप इसमें 20-21 नंबर से कम दे सकते हैं। एग्जाम एनवायरनमेंट में पूरे 25 भी आ सकते हैं। रेहान भाई कहाँ से कहाँ तक नजर आ रहा है, मुझे बताएं जरा अभी। कहाँ तक, कहाँ तक? नहीं इधर करें ना, आप यहाँ से दिखाना शुरू करें, यहाँ से, ये जहाँ ये बॉर्डर है, ये कहाँ तक जा रहा है? बस ठीक, समझ गया मैं। ध्यान भी अब यहाँ से आगे दिखा दे, यहाँ से, इस लाइन से कहाँ तक आगे, यहाँ तक आगे, ठीक। जी रात में कहाँ, यहाँ तक था। ये भी सारा जो रह गया वो भी दिखा दो।
ठीक है जी, ये लेक्चर क्लोज करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।